दोस्तों, आज की कहानी है समदन जी। आप अपने बेटे के लिए जीवन साथी ढूंढ रही हो या अपने लिए मुफ्त नौकरानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। देव इधर आ जल्दी से। इमरती जी खुशी से चिल्लाते हुए अपने बेटे को बुला रही थी। देव अभी अभी ऑफिस से आया था। माँ की खुशी देखकर उसने इशारे में अपनी पत्नी शिल्ला से पूछा कि अम्मा इतनी खुश क्यों है। शिल्ला ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप खुद ही अम्मा से पूछ लीजिए, तब तक मैं शाही नाश्ता बनाकर वही लाती हूँ। देव इमरती जी के पास गया तो वह अपने आंचल से एक लिफाफा निकालकर सामने रख दी। ये ले, इसे पढ़ और आज के आज ये जवाब दे दे। लिफाफा देखकर देव को आश्चर्य हुआ। उसने लिफाफा खोला तो उसमें से एक लड़के की फोटो गिरी और साथ में एक पेज जिसमें लड़के का बायो डाटा भी था। उसे पढ़ने के बाद देव ने उसे वापस लिफाफे में रख दिया। ये क्या, तूने ठीक से देखा भी नहीं और वापस रख दिया। इमरती नाराजगी से बोली, अम्मा मैंने देख लिया, लेकिन जिसे शादी करनी है क्या उसे दिखाया। मैं ये लिफाफा निम्मो को देकर आता हूँ, वो सब चेक कर लेगी कि लड़के का प्रोफाइल ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद वह जो फैसला करेगी वही होगा। देव लिफाफा लेकर उठने लगा। रुक जा निम्मो, क्यों फैसला करेगी? शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का न है जो वो फैसला करेगी। अभी हम बड़े क्या मर गए। इमरती जी देव पर चिल्ला पड़ी। माँ, ये तब की बात थी जब सिर्फ बातों ही बातों में रिश्ते तय हो जाते थे और फिर अगर कुछ गलत हो गया तो जिंदगी भर लड़की को भुगतना पड़ता था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया। लड़कियों को भी हक है कि वो लोग लड़के और उसके घर वालों को देख परख लिए। ये सही कहा कि शादी ब्याह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, इसलिए अपनी बेटी की मर्जी के बिना मैं ये शादी नहीं कर सकता। एक गलती पापा ने की थी। राधा दीदी की शादी बिना जांच पड़ताल किए कर दी। क्या हुआ, 2 महीने में ही दीदी को पिछली बातें याद कराते हुए बोले, किस्मत फूटी किस्मत थी राधा की जो इतने बड़े घर में न निभा पाई और आ गई अपने मायके वालों पर बोझ बन के। इमरती जी गुस्से से उबलते हुए बोली, तो आप क्या चाहती थी कि दीदी लाश बनकर आपके पास आती? उस दिन राधा दीदी ने जो किया उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी बेटी हुई तो उसकी मर्जी के बिना मैं उसकी जिंदगी का फैसला नहीं करूंगा। देव भी अपना फैसला सुनाकर जाने लगा तो इमरती जी चिल्लाकर बोली, कल लड़के वाले आ रहे अपनी निम्मो को देखने। मैंने उसकी फोटो और बायोडाटा भेजा था। उन्हें हमारी निम्मो पसंद है और देख देव मैं कह देती हूँ मेरी बात का मान तुझे रखना होगा वरना मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। अम्मा तुम भी हद करती हो। देव गुस्से से बोला तो इमरती जी मुंह घुमा कर बैठ गई। देव ने लिफाफा निम्मो को दिया। बेटा तू जो भी फैसला करेगी मुझे मंजूर है। ये बायोडाटा चेक कर ले, अगर तुझे ठीक लगे तो पापा। लेकिन दादी ने कल लड़के वालों को बुला लिया है। मुझे कह कर गई हैं कि अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा किया तो वह हड़ताल कर देगी। निम्मो की आंखों में दादी के लिए चिंता थी। दूसरे दिन लड़के वाले नियत समय पर आ गए। इमरती जी चाहती थी कि निम्मो साड़ी पहनकर चाय की ट्रे लेकर जाए, लेकिन देव ने मना कर दिया कि ये तब के हौसले अब नहीं चले। निम्मो जिसमें कंफर्ट महसूस करेगी वही पहनेगी और चाय की ट्रे तो बिल्कुल नहीं ले जाएगी। देव ने लड़के और लड़की के मम्मी पापा से बात की। थोड़ी देर बाद निम्मो भी सलवार सूट में आकर देव के पास बैठ गई। लड़के की माँ नैना जी ने उसे अपने पास बुलाकर बैठा लिया। फिर उससे सवालों का सिलसिला शुरू किया कि
क्या पसंद है, क्या क्या आता, खाना बनाना और घर का काम जानती हो। शादी के बाद नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा बेटा इतना कमाता है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और हमारे यहाँ भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। सब कुछ बात करने के बाद नैना जी बोली, अम्मा जी हमें आपकी पोती पसंद है, आपने फोन पर इतना बताया था, ये उससे ज़्यादा संस्कारी और खूबसूरत है, आप कहे तो आज ही रोका कर लेती। इमरती जी खुशी से उछलने लगी, वह कुछ बोलती उससे पहले ही देव बोल पड़ा, आपने हमारी लड़की से बहुत कुछ पूछा, लेकिन हमें भी तो मौका दीजिए कि हम लड़के से कुछ पूछ सके। हाँ हाँ क्यों नहीं, नैना जी झेपते हुए बोली, बेटा सुना है कि तुम नौकरी किसी दूसरे शहर में करते हो, तो बेटा तुम्हें घर का काम और खाना बनाना आता है या नहीं, क्योंकि अगर मेरी बेटी बीमार हुई तो उसे खाना बनाकर कौन देगा, क्योंकि बीमारी में उसे होटल का खाना सूट नहीं करता। वीकेंड पर उसे घुमाने ले जाओगे या तुम अकेले अपने दोस्तों के साथ घूमोगे। तुम्हारी मम्मी कह रही कि मेरी बेटी को नौकरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अच्छा कमाते हो। बेटा जी आप अपनी साल भर की सैलरी और इनकम टैक्स रिटर्न और जीवन बीमा के कागजात में भेज दीजिएगा, हम भी तो देखें कि आप हमारी बेटी का खर्चा ठीक से उठा पाएंगे कि नहीं। देव की बात सुन नैना जी और उसके पति गुस्से से उठ गए। क्या बकवास कर रहे आप, मेरा बेटा क्यों घर का काम करेगा और वो अपनी सैलरी आपको क्यों बताने लगा। नैना जी गुस्से से बोली, नाराज क्यों हो रही नैना जी, आप तब से मेरी बेटी से सवाल पर सवाल किए जा रही थी। मैं तो गुस्सा नहीं हुआ, अभी रिश्ता हुआ भी नहीं और आपने अपनी मर्जी उस पर लादना शुरू कर दिया। मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, लेकिन क्या आपका लड़का सर्वगुण संपन्न है। मेरी बेटी घर भी संभाल सकती है और जरूरत पड़ी तो घर वालों को भी। आप अपने बेटे के लिए जीवन साथी खोज रही हैं या फिर अपने लिए जिंदगी भर के लिए मुफ्त नौकरानी। हमें आपका लड़का नहीं पसंद, ये रिश्ता नहीं हो सकता। देव ने हाथ जोड़ लिया। नैना जी गुस्से से सबको देखती हैं और फिर अपने पति और बेटे का हाथ पकड़कर बाहर चल देती हैं। देव पीछे से आवाज देते, बेटा जितना बेबाक जिंदगी सोशल मीडिया पर जीते हो, अगर उसमें से 1% भी अपनी मम्मी के आगे बोल सको तो लाइफ पार्टनर अच्छी मिलेगी, वरना जिंदगी इंस्टाग्राम पर ही बीत जाएगी। देव की बात नैना जी के समझ में नहीं आया, लेकिन लड़के को सब समझ आ गया और वह चुपचाप सिर्फ निशा करके चला गया। मैं जानती थी कि तू कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, मैं अभी से भूख हड़ताल पर जा रही। इमरती जी बिदकते हुए बोली, कुछ भी करने से पहले ये बताओ कि इस लड़के की कुंडली कौन दे गया था। ये लड़का एक नंबर कमीना अयांश और धोखेबाज है, जिसने जिस कंपनी का नाम लिखा वो कंपनी है ही नहीं। अपने बाप के पैसे पर ऐश करना ही इसका काम है। देव इमरती जी को उस लड़के की सोशल मीडिया पर फोटो दिखाते हैं और कंपनी फ्रॉडी ये भी दिखाते हैं। हाय दया, ये तो बहुत धोखेबाज था, अच्छा हुआ तूने सब शेयर कर लिया। यही अगर तब की बात होती तो शादी के बाद खुलासा होता, और अगर यही सतर्कता तेरे बाबूजी ने दिखाई होती तो अपनी राधा की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। इमरती जी ने कान पकड़ लिए कि अब वो नीमो की शादी के लिए कोई जल्दबाजी में रिश्ता नहीं करेगी।